कहानी की शुरुआत एक रिसर्च सेंटर से होती है, जहां हमें शैडो नाम का एक हेजहॉग दिखाया जाता है। उसे एक कैप्सूल में बंद करके रखा गया था, लेकिन उसकी पुरानी यादें जैसे ही ताजा होती हैं, वो उठकर उस कैप्सूल को तोड़ देता है। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था। जब सोल्जर्स उसे रोकने आते हैं, तो वो सबको बुरी तरह घायल कर देता है। सबको खत्म करने के बाद वो वॉल को तोड़कर बाहर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें टॉम और मैडी दिखाए जाते हैं, जो जंगल में सोनिक के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सब लोग मिलकर सोनिक का बर्थडे मनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज के ही दिन वो पृथ्वी पर आया था। उधर शैडो को दिखाया जाता है, जो गुस्से से भरा हुआ है। बाहर आकर जब वो एक पोस्टर देखता है, तो उसे पता चलता है कि वो लगभग 50 साल बाद होश में आया है। उसी वक्त उसे पकड़ने के लिए रिसर्च टीम के सोल्जर्स पहुंच जाते हैं। उनके बीच फाइट होती है और शैडो सबको हरा देता है। अब इस मामले पर बात करने के लिए रॉकवे सोनिक के पास आती है। वो शैडो को रोकने के लिए सोनिक से हेल्प मांगने आई थी। सोनिक और उसकी टीम को बताया जाता है कि उन पर एक बड़ी मुसीबत आई है। सोनिक इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब सोनिक और उसकी टीम उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां शैडो ने तबाही मचाई थी, तभी शैडो उनके सामने आ जाता है। सोनिक उससे पूछता है, तुम कौन हो और मेरे जैसे क्यों दिखते हो? इस पर शैडो जवाब देता है, तुम मेरी तरह दिखते हो, बेहतर होगा कि मेरा पीछा करना बंद कर दो। तभी नकल्स कहता है, तुमने लोगों को चोट पहुंचाई है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नकल्स शैडो पर हमला करता है, लेकिन शैडो उसे आसानी से संभाल लेता है। इसके बाद सोनिक और बाकी हेजहॉग्स मिलकर शैडो पर अटैक करते हैं, लेकिन शैडो अकेले ही सबको हरा देता है। सोनिक पर हमला करने के बाद शैडो कहता है, मेरा पीछा मत करना, और एक बाइक लेकर वहां से चला जाता है। सोनिक कंफ्यूज था कि आखिर ये शैडो है कौन और इसे चाहिए क्या। इन सवालों के जवाब जानने के लिए सोनिक कमांडर वॉल्टर के पास जाता है। कमांडर वॉल्टर बताते हैं कि शैडो एक एंशिएंट बीइंग है, जो पृथ्वी पर गिरे एक मीटियोर से मिला था। उसमें अनलिमिटेड पावर्स थीं। साइंटिस्ट ने उस पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। शैडो की ताकत इतनी खतरनाक थी कि उसे दुनिया में आजाद छोड़ना एक बड़ा खतरा होता। इसलिए उसे एक कैप्सूल में सील कर दिया गया था, जिसमें वो 50 सालों से बंद था। लेकिन अब वो जाग चुका है और बदला लेना चाहता है। तुम सबको फैमिली का प्यार मिला, लेकिन शैडो को सिर्फ दर्द मिला। इसी वजह से वो गुस्से से भरा हुआ है और बदले की आग में जल रहा है। उसी वक्त रोबोट निक के ढेर सारे ड्रोन अटैक करने आ जाते हैं। इन ड्रोन्स को रोकने के लिए एक बाइक वाला बंदा एंट्री मारता है। उसे अच्छे से पता था कि इन ड्रोन्स को कैसे रोकना है। कूल अंदाज में वो सारे ड्रोन्स को खराब करता है और फिर चुपचाप वहां से निकल जाता है। इस हमले के दौरान कमांडर वॉल्टर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। वो सोनिक को बोलते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर वो हेडक्वार्टर की चाबी सोनिक को दे देते हैं और कहते हैं, इसकी हिफाजत करना, दुश्मनों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। कुछ देर बाद रॉकवे अपनी टीम के साथ पहुंचती है। कमांडर वॉल्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। रॉकवे उनके पास से चाबी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सिर्फ हेज हो की तस्वीर मिलती है। इसके बाद सोनिक उस बाइक वाले बंदे का पीछा करता है। पीछा करते करते सोनिक को पता चलता है कि वो बंदा स्टोन है। स्टोन सोनिक को समझाता है, जिन ड्रोन्स ने तुम पर और तुम्हारे कमांडर पर अटैक किया, वो किसी और के कंट्रोल में थे। इसका रोबोट निक से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये साबित कर सकता हूँ। स्टोन जैसे ही एक बटन दबाता है, पानी के अंदर से एक रोबोटिक केकड़ा बाहर निकलता है। इस केकड़े के अंदर रोबोट निक छुपा हुआ था। रोबोट निक ये देखकर खुद भी हैरान हो जाता है कि उसके ड्रोन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है। जब वो मॉनिटर पर चेक करता है, तो उसे उस बंदे की लोकेशन मिल जाती है। अब सोनिक को रोबोट निक की जरूरत थी। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। रोबोट निक सीरियस मोड में आकर खुद को फिर से तैयार करता है। दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है और शैडो को दिखाया जाता है। वो उसी जगह पहुंचता है जहां उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहां पहुंचकर वो मारिया के बारे में सोचता है। मारिया प्रोफेसर की बेटी थी, जो लैब में आराम से आ जा सकती थी। एक दिन जब मारिया लैब में आती है, तो उसकी मुलाकात शैडो से होती है। मारिया शैडो को देखकर इतनी खुश होती है जैसे उसे कोई नया दोस्त मिल गया हो। वहीं शैडो के चेहरे पर भी सुकून नजर आता है। शैडो पहली बार अपनी जिंदगी में खुश था, क्योंकि उसे मारिया के रूप में एक सच्चा दोस्त मिल गया था। वो दोनों लैब में साथ वक्त बिताते, बातें करते और हंसते। शैडो, जो इतने सालों से अकेला था, उसे अब ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी जिंदगी में रोशनी आ गई हो। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो कभी अलग नहीं होंगे और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन दोस्तों, लैब में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से शैडो और मारिया हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। जब शैडो मारिया के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा था, तभी वहां प्रोफेसर आ जाते हैं। वो अंधेरे में छिपे थे, इसलिए उनकी शक्ल साफ नजर नहीं आती, लेकिन ये वही प्रोफेसर थे जिन्होंने शैडो पर एक्सपेरिमेंट किया था।
उधर रोबोटनिक और सोनिक भी उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग लैब के अंदर जाते हैं, शैडो को उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। रोबोटनिक यहाँ उस बंदे को ढूंढने आया था जो उसके ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जैसे ही सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, शैडो उन पर अटैक करके उन्हें कैद कर लेता है। अब सिर्फ रोबोटनिक बचा था। वो अपने ड्रोन्स को देखकर खुश हो रहा था कि तभी वहां एक मिस्ट्री शख्स की एंट्री होती है। ये और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ज़र्रो थे। प्रोफेसर ज़र्रो ने बताया कि उन्होंने रोबोटनिक के ड्रोन्स का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि वो उसे यहाँ तक ला सकें। रोबोटनिक प्रोफेसर ज़र्रो से पूछता है, तुम कौन हो और तुमने कमांडर वॉल्टर की जान क्यों ली? प्रोफेसर ज़र्रो जवाब देते हैं, तुम मुझे भूल चुके हो, लेकिन मैं तुम्हारा परदादा हूँ। ये सुनकर रोबोटनिक पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन प्रोफेसर ज़र्रो के जवाबों से उसे यकीन हो गया कि ये सच में उसके परदादा हैं। दूसरी ओर शैडो ने सोनिक और उसके दोस्तों को कैद कर लिया था। अब जब रोबोटनिक को उसके परदादा मिल गए थे, उसने हेज होग्स का साथ छोड़ दिया। शैडो सीधे सोनिक के पास जाता है और उससे गोन हेडक्वार्टर की चाबी छीन लेता है। दरअसल इस चाबी की मदद से प्रोफेसर ज़र्रो उस स्पेसक्राफ्ट क्लिप्स कैनन को एक्टिवेट करना चाहते थे। अब ये चाबी शैडो के हाथ में थी और चीजें और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थीं। शैडो और प्रोफेसर ज़र्रो का प्लान अब पूरी तरह साफ हो चुका था। उनका मकसद था स्पेसक्राफ्ट क्लिप्स कैनन को एक्टिवेट करना और फिर पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल से हमला करके गोन हेडक्वार्टर को हमेशा के लिए खत्म करना। फिलहाल उनके पास एक चाबी थी, लेकिन दूसरी चाबी अभी भी गोन हेडक्वार्टर के अंदर थी, जो कि लंदन में मौजूद था। उस दूसरी चाबी को हासिल करने के लिए उन्हें पहले हेडक्वार्टर में घुसना होगा। अब रोबोटनिक भी अपने परदादा प्रोफेसर ज़र्रो का साथ देने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले शैडो वहां एक छोटा सा ड्रोन छोड़कर गया। देखने में वो ड्रोन छोटा लग रहा था, लेकिन असल में वो एक ब्लैक होल था। उस ब्लैक होल में सब कुछ खींचा जा रहा था। सोनिक और उसके दोस्त भी उसकी चपेट में आने वाले थे, लेकिन तभी सोनिक ने एक रिंग फेंकी। उस रिंग की वजह से वो और उसके दोस्त ब्लैक होल में जाने से बच गए और किसी दूसरी जगह पर पहुंच गए। कुछ देर बाद वो जगह पूरी तरह तबाह हो गई। प्रोफेसर ज़र्रो को लगा कि उन्होंने सोनिक और उसके दोस्तों को मार दिया है, लेकिन तभी रोबोटनिक कहता है, उन्हें मारना इतना आसान नहीं है। मैं सालों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो हर बार बच निकलते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें टॉम और मैडी को उनके घर पर दिखाया जाता है। तभी सोनिक अपनी रिंग का इस्तेमाल करके वहां पहुंचता है। सोनिक टॉम और मैडी को प्रोफेसर ज़र्रो के प्लान के बारे में बताता है। वो समझाता है कि हमें किसी भी कीमत पर वो दूसरी चाबी हासिल करनी होगी, वरना प्रोफेसर ज़र्रो और शैडो का प्लान सफल हो जाएगा। लेकिन हेडक्वार्टर में घुसना इतना आसान नहीं था। वहां की सिक्योरिटी टाइट थी और हर कदम पर सोल्जर्स तैनात थे। अब रोबोटनिक और शैडो भी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ हेडक्वार्टर के पास पहुंच चुके थे। दूसरी ओर सोनिक और उसके दोस्त भी तैयार हो रहे थे। सबसे पहले टॉम और मैडी को हेडक्वार्टर के अंदर जाना था। उन्होंने वहां के सोल्जर्स का रूप धारण कर लिया ताकि वो किसी को शक ना हो। अपने नए रूप में वो दोनों बड़े आराम से हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाते ही मैडी रॉकवेल का रूप धारण कर लेती है। रॉकवेल बनने की वजह से उसे एक्सेस मिल जाता है। जैसे ही एक्सेस मिलता है, टॉम और मैडी अंदर जाते हैं और सिस्टम में अपना पेन ड्राइव लगा देते हैं। इस वजह से स्टेल्स को हेडक्वार्टर का एक्सेस मिल जाता है। एक्सेस मिलने के बाद हेडक्वार्टर के चारों तरफ लगी शील्ड डीएक्टिवेट हो जाती है। शील्ड तो खत्म हो जाती है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। रोबोटनिक और प्रोफेसर वहां पहुंच जाते हैं। निक के पास एक ऐसा सूट है जिसकी वजह से वो लेजर को आसानी से पार कर लेता है। स्टेल्स ने थोड़े समय के लिए शील्ड डीएक्टिवेट की थी और जैसे ही मौका मिला, सोनिक शील्ड के अंदर चला गया। अब सोनिक टॉम और मैडी के पास पहुंच जाता है। जब ये तीनों चाबी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये सिस्टम खुद रॉकवेल ने एक्टिवेट किया था। अंदर घुसते ही रॉकवेल चाबी को ले लेती है। उसके आदमियों ने टॉम और मैडी को भी पकड़ लिया था। सब फंस जाते हैं और सोनिक नकल को प्लान बी करने के लिए बोलता है। नकल तुरंत कांच को तोड़ देता है। कांच टूटने से सभी लोग सिक्योरिटी सिस्टम में फंस जाते हैं, लेकिन जैसे ही सिस्टम डीएक्टिवेट होता है, रॉकवेल चाबी लेकर बाहर भाग जाती है। बाहर निकलते ही रॉकवेल के सामने कमांडर वोल्टर आ जाता है। वो कहता है, मैं जिंदा हूँ। इतना कहते ही वो रॉकवेल से चाबी छीन लेता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि कमांडर वोल्टर असल में टॉम है। टॉम चाबी ले लेता है, लेकिन उसी वक्त वहां शैडो आ जाता है। शैडो कमांडर वोल्टर, जो असल में टॉम है, को देखकर गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद शैडो को एहसास होता है कि उसने कमांडर वोल्टर पर नहीं बल्कि टॉम पर हमला किया है। टॉम की हालत देखकर सोनिक को बहुत बुरा लगता है। सोनिक गुस्से में कहता है, तुमने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई है। शैडो जवाब देता है, सालों पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इतना कहकर
शैडो वहां से चला जाता है। वह चाबी लेकर प्रोफेसर के पास पहुंचता है और उसे सौंप देता है। प्रोफेसर चाबी को लेकर स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ता है। रोबोट निक और प्रोफेसर स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाते हैं और अपने सूट चेंज कर लेते हैं। चाबी का इस्तेमाल करके वो स्पेसक्राफ्ट को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट चालू होता है, वो धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ने लगता है। इतना बड़ा स्पेसक्राफ्ट देखकर दुनिया के लोग डर जाते हैं। इधर टॉम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो होश में नहीं आ रहा था। सोनिक ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और ठान लेता है कि वो बदला लेकर रहेगा, लेकिन उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और पावर चाहिए थी। सोनिक नकल से पूछता है, जादुई हीरा कहाँ है? नकल उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन सोनिक का गुस्सा थम नहीं रहा था। उसने कहा, मुझे वो जादुई हीरा चाहिए। जादुई हीरे को पाने के लिए सोनिक रिंग का इस्तेमाल करके घर वापस आता है। वहां वो वेट के पास से जादुई हीरा लेता है और उसकी सारी शक्तियों को अपने अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के वायुमंडल तक ले आते हैं। वो शैडो से कहते हैं, तुम्हें इस स्पेसक्राफ्ट को पावर देना होगा ताकि ये पूरी तरह से एक्टिव हो सके। पावर देने से पहले शैडो उस दिन को याद करता है जब उसने सब कुछ खो दिया था। मिशन फेल हो जाने के बाद प्रोफेसर अपनी बेटी मारिया और शैडो को लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कमांडर वोल्टर के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उस हमले के दौरान हुए धमाके में मारिया की मौत हो गई। यही वजह थी कि शैडो बदले की आग में जल रहा था। वो पूरी दुनिया को खत्म करके मारिया का बदला लेना चाहता था। प्रोफेसर शैडो का साथ इसलिए दे रहे थे क्योंकि वो भी अपनी बेटी मारिया का बदला लेना चाहते थे। इस बीच प्रोफेसर ने रोबोट निक से कहा, दुनिया का अंत आ चुका है। रोबोट निक ये सुनकर हैरान रह गया। प्रोफेसर पूरी पृथ्वी को खत्म करना चाहते थे, लेकिन निक का सपना था कि वो पृथ्वी पर राज करे। उसने अपने परदादा प्रोफेसर से कहा, पृथ्वी को खत्म करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों अपने दिमाग का इस्तेमाल करके यहाँ राज कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर का इरादा पक्का था। उन्होंने ठान लिया था कि वो पृथ्वी को खत्म करेंगे और मारिया का बदला लेंगे। उन्होंने टाइमर भी एक्टिवेट कर दिया। ठीक उसी वक्त सोनिक अपनी लाइट स्पीड से वहां पहुंचा और शैडो पर हमला कर दिया। सोनिक ने गुस्से में कहा, तुमने मेरा परिवार मुझसे छीना है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शैडो ने जवाब दिया, अब तुम्हें पता चला कि परिवार को खोने का दुख क्या होता है। तुम्हारी तरह मैंने भी अपने परिवार को खोया है, मैं भी बदले की आग में जल रहा हूँ। इतना कहने के बाद जैसे ही शैडो को मौका मिला, उसने सोनिक पर हमला कर दिया। इस हमले से सोनिक के शरीर से 7 जादुई हीरे निकलकर बाहर आ गए। अब दोनों एक साथ उन 7 हीरों को हासिल करने की कोशिश करने लगे। 7 हीरों के लिए सोनिक और शैडो आपस में भिड़ जाते हैं। धमाके के बाद पता चलता है कि कुछ हीरों की पावर सोनिक के पास चली गई है और बाकी पावर शैडो के पास। इससे शैडो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच एक जोरदार फाइट शुरू होती है जो लंबे वक्त तक चलती है। दूसरी तरफ रोबोट निक अपने परदादा प्रोफेसर पर हमला कर देता है। निक को यह मंजूर नहीं था कि उसके परदादा पृथ्वी को तबाह करें। इधर सोनिक गुस्से में शैडो पर हमला करता है। हमला इतना जोरदार होता है कि शैडो सीधा जाकर चांद पर गिरता है। उसके अंदर की जादुई हीरों की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। सोनिक शैडो पर आखिरी हमला करने वाला था, लेकिन तभी उसे टॉम की कही हुई बातें याद आती हैं। वो अपना गुस्सा काबू में कर लेता है और शैडो से कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुमने मारिया को खोया, ये सच है, लेकिन तुम्हारा प्यार अभी भी जिंदा है। तुम्हारी इस तकलीफ की सजा पूरी दुनिया को नहीं मिलनी चाहिए। सोनिक की बातों से शैडो का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। सोनिक उसे समझाने में कामयाब होता है और शैडो उसकी साइड आ जाता है। अब ये दोनों साथ में दुनिया को तबाह होने से बचाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर को यह पता चल जाता है कि शैडो अब सोनिक की टीम में है। गुस्से में वो अपने सारे ड्रोन एक्टिवेट कर देता है। ड्रोन सोनिक और शैडो पर हमला करने लगते हैं, लेकिन दोनों मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच प्रोफेसर अपने पोते रोबोट निक को लात मारकर नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन निक नीचे गिरने से बच जाता है क्योंकि टेल्स और नकल वक्त पर आकर उसे बचा लेते हैं। टेल्स और नकल रोबोट निक को वापस ऊपर ले आते हैं। निक गुस्से में अपने परदादा प्रोफेसर पर हमला करता है और आखिरकार उन्हें खत्म कर देता है। हालांकि प्रोफेसर ने पहले ही टाइमर एक्टिवेट कर दिया था। जैसे ही टाइम खत्म होता है, स्पेसक्राफ्ट से एक खतरनाक लेजर लाइट निकलती है। ये लाइट सीधे पृथ्वी को तबाह करने के लिए जा रही थी। सोनिक और शैडो साथ में आकर उस लेजर लाइट को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रोबोट निक हेजहॉग से कहता है, हम इस लेजर लाइट को रोक नहीं सकते, लेकिन हम स्पेसक्राफ्ट की दिशा को बदल सकते हैं। इसके बाद सभी मिलकर स्पेसक्राफ्ट की दिशा बदलने की योजना बनाते हैं। सभी लोग स्पेसक्राफ्ट की दिशा बदलने की कोशिश करते हैं। किस्मत अच्छी थी कि सही वक्त पर वो लोग
स्पेसक्राफ्ट की दिशा बदल देते हैं। इसकी वजह से लेजर लाइट पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए बिना उसके करीब से गुजर जाती है। हालांकि इस लेजर लाइट से चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सोनिक, जो इस पूरी लड़ाई में घायल हो चुका था, नीचे गिरने लगता है। तभी टेल्स रिंग लेकर उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। दूसरी तरफ रोबोटनिक को पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट का रिएक्टर कोर ओवरलोड हो गया है। अगर ये स्पेसक्राफ्ट फटता है तो पृथ्वी को भारी नुकसान होगा। शैडो इस खतरे को दूर करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से दूर ले जाने लगता है। वहीं रोबोटनिक रिएक्टर कोर को स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि उनकी सारी कोशिशों के बावजूद एक वक्त ऐसा आता है जब स्पेसक्राफ्ट फट जाता है। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि टेल्स खुद को संभाल नहीं पाती और बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। ठीक उसी वक्त नकल रिंग फेंकता है और दोनों, टेल्स और सोनिक, को उस रिंग के अंदर ले जाता है। इस तरह तीनों की जान बच जाती है। होश आने के बाद सबको पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट फट चुका है। इसका मतलब था कि रोबोटनिक और शैडो ने अपनी जान देकर पृथ्वी को बचा लिया है। मूवी के लास्ट सीन में सोनिक अपने परिवार के साथ जंगल में खुशी से समय बिता रहा होता है। सब बहुत खुश हैं, लेकिन तभी एक छोटा सा क्लिप दिखाया जाता है जो अगले पार्ट का संकेत देता है। इसमें दिखाया जाता है कि सोनिक अपने दोस्तों के साथ रेस कर रहा है और तेज रफ्तार से अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी जंगल में एक नया हेजहॉग एंट्री करता है। यह पूरा रोबोटिक हेजहॉग था जो सोनिक को अपने वेपन से टारगेट करता है। जैसे ही वो हमला करता है, उसे नहीं पता था कि सोनिक उसके वेपन से भी ज्यादा तेज है। सोनिक उस पर पलटकर हमला करता है, लेकिन तभी ढेर सारे रोबोटिक हेजहॉग आ जाते हैं और सोनिक पर हमला करने लगते हैं। उसी वक्त एक और हेजहॉग की एंट्री होती है। यह पिंक हेजहॉग था जो उन रोबोट्स पर हमला करता है और सोनिक को बचा लेता है। अब ये पिंक हेजहॉग कौन है और वो सोनिक के पास क्यों आई है, ये हमें अगली मूवी में पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।